गुड मॉर्निंग बच्चे। आज हम आप लोगों को हिंदी के शिक्षण शास्त्र में भाषा शिक्षण के सिद्धांत प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हम पढ़ाएंगे। इसमें भाषा का अर्थ एवं महत्व। अब प्रथम बात आता है कि भाषा है क्या। भाषा विचारों का आदान प्रदान है। भाषा क्या है? विचारों का आदान प्रदान। हम जो आपके पास, आपके समक्ष जो व्यक्त करते हैं, अपने बातों को रखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और भाषा मनुष्य को अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रत्येक आवश्यकताओं को पूरा भाषा के द्वारा किया जाता है। अगर आपके पास भाषा नहीं है तब अपनी आवश्यकताओं की पूरा नहीं कर सकती है। इशारे से कैसे होगा? इशारा भी एक प्रकार का सांकेतिक भाषा है, लेकिन भाषा तो है, लेकिन मौखिक भाषा अगर आपके पास है तो अगर मौखिक भाषा में आप सही ढंग से अभिव्यक्त कर सकती हैं और इसके अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जिसके पास भाषा नहीं है वह सारी आवश्यकताओं का पूर्ति नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं त्रुटियां होती है। मान लिया जाए कि यहाँ से दरभंगा जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, या कहीं दूसरे तमिलनाडु ही जाते हैं, केरल जाते हैं, वहाँ की भाषा हमको नहीं आता है। वहाँ संप्रेषण करने में प्रॉब्लम होता है, बोलने में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वह भाषा को हम जानते नहीं है। यदि हमको भूख लगता है तो इशारे में काम करना पड़ता है कि ये दे दीजिए, क्योंकि हम जानते नहीं है। इशारे से हम कहते हैं कि ये हमको चाहिए। अब फिर जो पैसा देते हैं और क्या करा है नहीं करा अपना वो काट लेते हैं ना। अगर कहीं जाना है, बस पकड़ना है, ट्रेन पकड़ना है, तो समस्या ये हो जाती है कि किसी से अगर पूछते हैं तो उसके भाषा को हम नहीं जान पाते हैं, जिसके कारण किसी व्यक्ति को भाषा नहीं जानने के कारण आने जाने में प्रॉब्लम होती है। यानी यह विभिन्न तरह की जो समस्या है, इसको समाधान करने के लिए भाषा आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। मनुष्य को भाषा आना आवश्यक है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहने के लिए भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण है, जरूरी है। सुव्यवस्थित करने के लिए भाषा जरूरी होती है। तो भाषा का अर्थ है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखते हैं, जिससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। भाषा के द्वारा जब हम भाषा के द्वारा अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखते हैं तो इससे क्या है? व्यक्त करते हैं और ध्वनि का प्रयोग करते हैं। अपने विचारों को व्यक्त करते हैं और वाचिक ध्वनि का प्रयोग करते हैं, वाचन करके, बोल करके। वाचन का अर्थ होता है, इस वाचन का होता है बोलना। बोल करके हम अभिव्यक्त करने का प्रयास करते हैं। भाषा के द्वारा हमारे व्यक्तित्व के निर्माण, विकास तथा सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान बनती है। देखिए, व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व का अर्थ होता है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी व्यक्तित्व का अर्थ होता है रहन सहन, खान पान, विधि व्यवस्था। जो आपका है उसे हम व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं। आप कैसे रहते हैं, आपका रहन सहन क्या है, खान पान क्या है, कैसे समाज के साथ एडजस्ट करते हैं,
आपका समाज में बात विचार क्या है, यही आपका क्या कहलाता है, व्यक्तित्व कहलाता है। व्यक्तित्व का अर्थ होता है रहन सहन चाल ढाल, रहन सहन चाल ढाल, विधि व्यवस्था, रहन सहन चाल ढाल, विधि व्यवस्था, संस्कार, विचार, ये सब क्या है, व्यक्तित्व है। आप कैसे रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, बात करते हैं, कैसे एडजस्ट करते हैं, विधि व्यवस्था जो आपका है, इसे हम व्यक्तित्व के नाम से जानते हैं, पर्सनालिटी के नाम से जानते हैं। तो आपके भाषा के द्वारा आपके पर्सनालिटी को परख सकता है लोग। आप जैसे अगर बोलिएगा तो बोलने से ही लोग परख लेता है कि इसका व्यक्तित्व क्या है, इसकी प्रवृत्ति क्या है, इसका रहन सहन क्या है, किस प्रकार कहाँ किस समाज में रहते हैं, उसका बात विचार क्या है। ये व्यक्तित्व की पहचान, व्यक्तित्व का निर्माण भाषा के द्वारा ही होते हैं। सब व्यक्तित्व के व्यक्ति है तो सब भाषा बोलते हैं, सुंदर भाषा बोलते हैं, और उसे भाषा के से उसके रहन सहन विधि व्यवस्था की पहचान हो जाती है। विकास तथा सामाजिक और सांस्कृतिक, भाषा के द्वारा ही हम व्यक्तित्व के विकास, सामाजिक विकास, अगर आपका व्यक्तित्व अच्छा है, विचार अच्छा है, संस्कार अच्छा है, भाषा अच्छा है, तो आप समाज में अच्छे व्यक्ति में गिनती आ सकते हैं। अगर बात विचार अच्छा नहीं है तो आप सही समाज के में गिनती नहीं आते हैं, समाज से उतना मेल मिलाप नहीं रहता है। तो ये भाषा के द्वारा ही हम परख सकते हैं कि व्यक्तित्व कैसा है, किसी व्यक्ति का विकास कैसे हो सकता है। सामाजिक और सांस्कृतिक, जिस व्यक्ति के पास जितना प्रभावशील भाषा है, सुव्यवस्थित भाषा है, उतना वह प्रभावित होते हैं समाज में। और सांस्कृतिक कार्यक्रम, यानी सांस्कृतिक आता है कि जो आपके पर्व त्योहार, जो सांस्कृतिक है, पर्व त्योहार, नाच गान, ये सब जो है, रहन सहन विधि व्यवस्था, ये सब क्या है, पर्व त्योहार सब, ये सब सांस्कृतिक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हम चलाते हैं, तो हम भाषा के द्वारा हमारा उतना जो है सो क्या होता है, सामाजिक सांस्कृतिक व्यक्तित्व परिपक्व होते हैं। अगर भाषा नहीं रहे हमारे पास तो ना व्यक्तित्व का विकास सही ढंग से होगा, ना सामाजिक विकास होगा, ना सांस्कृतिक विकास होगी। भाषा के द्वारा ही संस्कृति को पहचाना जाता है। कहता मैथिली भाषा हम लोग बोलते हैं, मातृभाषा हम लोग का क्या है, मैथिली है, मैथिली है। तो वहाँ जो है मातृभाषा हम लोग का मैथिली है, तो कुछ मधुर है, मधुर भाषा है। उसी से हमारे सामाजिकता को पहचाना जाता है, हमारे व्यक्तित्व को पहचाना जाता है, हमारे संस्कृति को पहचाना जाता है कि मिथिलांचल में अनेक प्रकार के पूजा पाठ, पर्व त्योहार, वृक्ष का पूजा होता है, सर्प का पूजा होता है ना, बहुत सारे पूजा पाठ होते हैं, और जिसके द्वारा हमारे सांस्कृतिक को पहचाना जाता है कि मिथिला एक ऐसा क्षेत्र है, प्रत्येक दिन पर्व त्योहार होती है। ऐसा होता है कि नहीं? मान लिया जाए प्रत्येक महीना की बात करें, प्रत्येक दिन तो हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि, लेकिन अब देखते हैं कहीं सोम होता है, रविवार होता है, बहुत होता है ना, आप लोग करती हैं मंगल ये सब है ना। तो प्रत्येक दिन तो पर्व त्योहार होता है। हम ऐसे मत की बात करते हैं कि देखते हैं उस समय में जब छठ होता है, तो जज क्या उस समय में देखते हैं ना, हमारे सांस्कृतिक छठ पूजा होता है, उसमें विभिन्न प्रकार के सब्जी, मूली, बैगन, जो भी है, हल्दी उल्दी जो भी है, सारा कुछ हम ऊपर यानी ईश्वर को, हम गॉड को चढ़ाते हैं ना। इसके बाद जो है देखिए ये हो गया। फिर जुड़ शीतल आता है,
जुड़ शीतल आता है तो उसमें जो आम का जो छोटा छोटा टिकला जो होता है उनको भी जो है हम क्या करते हैं, चढ़ाते हैं, और तब जो है हम उसका चटनी वो सब खाते हैं ना। ये है उस समय। इसके बाद जुड़ शीतल में देखते रहते हैं, देखिए सांस्कृतिक कैसे हम मनाते हैं लेकर के। अब है जुड़ शीतल में अच्छा मसूर, अच्छा चना, मसूर चना उस समय में हुआ रहता है, उसका जो है बड़ी सब ये सब बनता है ना, वैसा हम मनाते हैं। इसके बाद है जैसे जैसे मतलब प्रत्येक मंथली में कुछ ना कुछ जो नया जो हम सब्जी साग जो उपजाते हैं सभी गॉड को हम चढ़ाते हैं। ये हमारा क्या सांस्कृतिक है। ये पर्व त्योहार यानी प्रत्येक दिन जो है हम लोग कुछ ना कुछ पूजा पाठ होता ही रहता है ना, उसके द्वारा हम मनाते हैं। ये हमारे सांस्कृतिक है, उसी से हमारे संस्कार उत्पन्न होती है। सांस्कृतिक से ही हमारे संस्कार और सांस्कृतिक की पहचान होती है और उसमें मधुरता जो है आती है। तो भाषा के द्वारा ही हमारे व्यक्तित्व के सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास की पहचान बनती है। अब भाषाई विकास के लिए एक समृद्ध भाषिक परिवेश का होना आवश्यक है। कौन सा? समृद्ध भाषिक परिवेश। समृद्ध भाषिक परिवेश का होना आवश्यक है। ये चीज क्या है? समृद्ध भाषिक परिवेश। यहां पर भाषा विकास के लिए समृद्ध भाषा, जिस वैसा माहौल जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाषा से परिपक्वता ग्रहण किए हो, प्रत्येक व्यक्ति को भाषा मतलब परिपक्व हो, और साथ साथ उस मोहल्ला उस गांव में अगर अच्छा बात है, विचार है, अच्छे भाषा लोग बोलते हैं तो वह परिवेश जो आपको दिया जा रहा है, एक बच्चे को जो जिस परिवेश जैसा परिवेश में रहिएगा, जैसा खान पान खाते हैं, जैसा बात विचार होता है, जैसे भाषा बोलते हैं, उसी प्रकार से बच्चे उसको अनुकरण के माध्यम से ग्रहण कर लेते हैं। अगर सही परिवेश में अगर बच्चे को हम रखते हैं तो बच्चे जो सही भाषा का विकास करते हैं, और उसको निगेटिव परिवेश में रखते हैं तो वहाँ की भाषा अगर निगेटिव है, माहौल निगेटिव है, तो वो निगेटिव की तरफ चले जाते हैं। तो अगर समृद्ध परिवेश है कि सही परिवेश में अगर हम रखते हैं ना, जहाँ पर भाषा से समृद्ध हो, उस परिवेश में अगर बच्चे को रखते हैं तो भाषा उसमें परिपक्वता आती है और अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी भाषा बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। संप्रेषण का अर्थ होता है कि व्यक्त करना। संप्रेषण का अर्थ होता है क्या? व्यक्त करना। व्यक्त करना। संप्रेषण का अर्थ होता है व्यक्त करना, यानी भाषा संप्रेषण का माध्यम है। जब तक हम बोलेंगे ना तब तक जो है हमारे बात विचार को नहीं, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक हमारे बात विचार को व्यक्ति नहीं पहचान सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। और भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा हम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक भाषा नहीं सीख सकते हैं, इसलिए सीखने के लिए संप्रेषण आवश्यक हो जाती है। भाषा ज्ञान एवं अर्जन का साधन है। भाषा ज्ञान अर्जन का साधन है। भाषा क्या है? ज्ञान अर्जन का साधन है। सर्वप्रथम बच्चे भाषा को अर्जित करते हैं, सीखते नहीं है। भाषा को क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। और मातृभाषा जो अपने माओ से जो सीखते हैं बच्चे, उसको हम क्या कहते हैं? अर्जन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अर्जन कहते हैं। वह एक प्रकार की धरोहर है, एक प्रकार की संपत्ति है, पूंजी है। भाषा एक प्रकार की क्या है? पूंजी है बच्चे की, जो अपने माता से सीखते हैं। माता से यानी सीखते हैं, अर्जन करते हैं। जो प्रथम बार जो भाषा जो अपने माता के तरफ से जो सीखते हैं, जो जिस मातृभाषा जो है, जो उस माहौल में रह करके जो सीखते हैं, अपने परिवार में, अपने भाई बंधु चाचा या ये सब से मिल करके जो सीखते हैं, माँ पिताजी से बच्चे जो सीखते हैं, वो जो भी वहाँ की भाषा हो, मैथिली है, भोजपुरी है, जो भी कुछ भाषा है, अंग्रेजी है, तो जहाँ का जो मातृभाषा अंग्रेजी है नागालैंड की, तो वहाँ के बच्चे
शुरू से ही जैसे क्या करते हैं, अंग्रेजी का अध्ययन करते हैं। इस चीज को शुरू से ही जो अर्जित करते हैं भाषा, जिसमें जन्म लिया बच्चा, जिस परिवार में, उस परिवार का जो भाषा है, उस भाषा को सर्वप्रथम जो अर्जन करते हैं उसको हम सीखते हैं, उसे हम अर्जन के नाम से जानते हैं, अर्जन के नाम से जानते हैं। और जब भाषा जो है अर्जित कर लेते हैं और उसके द्वारा जब स्कूल में आते हैं तो अपने मातृभाषा के सहारे हिंदी सीखते हैं, इंग्लिश सीखते हैं, तो उस चीज को हम सीखना कहते हैं। प्रथम बार जो भाषा सीखता है बच्चा अपने माता पिता से सीखता है, क्योंकि जिस परिवेश में रहते हैं बच्चा, अपने परिवार में रहते हैं, तो अनुकरण के माध्यम से बच्चे जो सीखते हैं उस सीखना को हम अर्जन करना कहते हैं। जब मातृभाषा सीख लिया तब स्कूल में जब जाता है बच्चा, तो उस मातृभाषा के सहारे बच्चे को हिंदी अंग्रेजी सिखाया जाता है, उस चीज को हम सीखना के नाम से जानते हैं। लेकिन प्रथम बार जो अर्जन बच्चे जो सीखा, अपने माता से जो भाषा सीखा, उसे हम क्या कहते हैं, अर्जन के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, भाषा संस्कृति और सभ्यता के विकास में सहायक होते हैं। जी, भाषा संस्कृति और सभ्यता के विकास में सहायक होते हैं। भारतीय सभ्यता, बहुभाषिकता यहाँ पर है। यहाँ भारतीय सभ्यता क्या है, देखिए यहाँ विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, विभिन्न प्रकार की भाषा, 1600 से भी अधिक भाषाएं हैं यहाँ पर। यही क्या है, भारतीय सभ्यता है। यह हमारे किसी यानी कि दबाव के द्वारा जो है ये भाषा नहीं दिया गया है, ये जो है सो हमारे पूर्वजों से मिला है। ये भाषा क्या मिला है, वे पूर्वजों से मिला है ये भाषा। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के विकास में क्या है, भाषा सहायक होते हैं। भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व। भाषा शिक्षण का अर्थ एवं महत्व। भाषा शिक्षण का अर्थ क्या है, उसका महत्व क्या है। भाषा शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह बल दिया जाता है कि बच्चे भाषा के द्वारा पढ़ना लिखना कैसे सीखते हैं। भाषा का अर्थ है, भाषा क्यों सीखता है, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, संप्रेषण करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। जब तक आप भाषा नहीं जानोगे, हम कितना भी बोलेंगे तो आप नहीं सीख सकती, क्योंकि भाषा जो जानता है वही समझ सकता है, वही सीख सकता है। इसीलिए सीखने के लिए भाषा अत्यंत जरूरी है। पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए भाषा जरूरी है। जब आप भाषा आपके पास है तो आप सही ढंग से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, संप्रेषण कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। जब तक भाषा नहीं रहेगा तब तक आप संप्रेषण नहीं कर सकते हैं, ना अपनी आवश्यकताओं के पूरा कर सकते हैं। क्योंकि हमें जो आवश्यकता होगा तो उसकी सहायता से हम, भाषा की सहायता से हम दूसरे के समक्ष कुछ अपनी बातों को रखेंगे। जहां दिक्कत है, प्रॉब्लम है, वह जो है बातों को कहेगा। वाइगोत्स्की के अनुसार बालकों के भाषा सीखने में समाज तथा परिवार का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वाइगोत्स्की ने कहा कि जब तक समाज के संपर्क में नहीं आएगा, बच्चे जब तक समाज के संपर्क में नहीं आते हैं तब तक भाषा का विकास नहीं होता है। समाज के संपर्क में आना अत्यंत जरूरी हो जाता है और समाज में के साथ बच्चे, वाइगोत्स्की साहब कहा है कि समाज के साथ मिल करके, अंतःक्रिया करके बच्चे भाषा का विकास करते हैं, सीखते हैं। इसलिए परिवार, और पहले तो बच्चे परिवार में ही आते हैं, परिवार के साथ जो अनुकरण करके अर्जित करते हैं, और समाज के साथ, परिवार और समाज के साथ मिल करके क्या करते हैं, अर्जित करते हैं, अंतःक्रिया करके, जुड़ कर, अंतःक्रिया का अर्थ होता है जुड़ करके भाषा का विकास करते हैं। बच्चे समाज के साथ अंतःक्रिया और परिवार और समाज के साथ अंतःक्रिया करके वह जुड़ने का प्रयास करते हैं।
भाषा शिक्षण के उद्देश्य, भाषा शिक्षण के उद्देश्य। यह है भाषा शिक्षण के उद्देश्य। क्या? वक्ता के कथन को समझने की योग्यता। अगर आप भाषा वाली बातें समझते हैं, मातृभाषा से परिचित हैं, तो सामने वाले क्या बोल रहा है, वक्ता को, वक्ता किसे कहते हैं? बोलने वाले को वक्ता कहते हैं। बोलने वाले ना, वक्ता जो बोलेगा, जो उसके कथन को आप समझते हैं, तो भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। भाषा हम लोग क्यों सीखते हैं? जो सामने वाले जो बोले उस चीज को हम समझेंगे और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। कोई मान लिया इंग्लिश क्यों सीखते हैं? इंग्लिश इसीलिए सीखते हैं कि सामने वाले अगर मान लिया कहीं का भाषा, किसी कहीं का भाषा अंग्रेजी है, अंग्रेजी हम सीख लेते हैं, तो सामने वाला जो बोलता है, नेता लोग कभी भाषण देता है, कहीं नागालैंड चले जाओगी, तमिलनाडु जाते हैं, केरल जाते हैं, तो वहाँ अंग्रेजी लोग अधिकतर प्रयोग करते हैं, अधिक से अधिक। अगर उस चीज को अंग्रेजी हम सीख लेते हैं, तो वहाँ क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तमिलनाडु में आप जाओगी तो क्या होता है कि वहाँ डॉक्टर अंग्रेजी में ही बोलते हैं, हिंदी में नहीं बोलता है। तो वहाँ अगर इलाज कराने के लिए कोई भी व्यक्ति जाते हैं, तो ट्रांसलेट करने वाले व्यक्ति को ले जाना पड़ता है, नहीं तो नई समस्या हो जाती है, क्योंकि डॉक्टर अंग्रेजी में ही बोलेगा। अगर मान लिया जाए कि अब हम अंग्रेजी यहाँ पर सीख लिए, तो वहाँ वक्ता, जो डॉक्टर जो वक्ता है, तो वह क्या बोल रहा है, कौन सी बीमारी है, कौन सा दवा चाहिए, कौन सी जांच लिखा है, तो जो डॉक्टर बोलता है उस चीज को हम भली भांति समझने की योग्यता रखते हैं। इसीलिए हम भाषा का उद्देश्य होता है, भाषा सीखने का उद्देश्य होता है कि हम इसीलिए भाषा को सीखते हैं कि सामने वाले जो बोले उस चीज को हम समझे कि क्या सही है और क्या गलत है। अगर मान लिया जाए कि भाषा हमें जो नहीं आता है, भाषा की जानकारी नहीं है, कोई व्यक्ति जो है वो ऐसे कहे कि मतलब जैसे कुछ हमारे लिए जैसे कोई विरोध कर रहा है, कुछ बोल रहा है, विरोध में, हमारे विरोध में कुछ बोल रहा है, जब तक उस चीज को हम नहीं समझेंगे, अगर भाषा नहीं आता है तो हम नहीं समझ पाएंगे, तो धोखा खा सकते हैं। अगर भाषा अगर हम समझते हैं, क्या बोलता है सामने वाले हमारे बारे में, सही बोलता है कि गलत होता है, उस चीज को समझ करके हम जवाब भी देते हैं। तो जब आप समझते हैं तब जवाब देते हैं, नहीं समझते हैं तो नहीं देते हैं। इसलिए वक्ता के कथन को समझने की योग्यता होना आवश्यक है। समझ के साथ पठन की योग्यता। अगर भाषा को अगर समझती है, भाषा सीख ली है, तो कोई भी विषय वस्तु को जो पढ़ोगी तो वो समझ जाओगी। कहते हैं कि संस्कृत भाषा सब समझते नहीं है, इसलिए संस्कृत नहीं रखे, कह रही है। आज जबकि देखिए संस्कृत में कितना है, इस बार भी 450 लगभग में सर्वे हुआ है। 15,000 स्टूडेंट में 485 जो है भाषा में 15,000 स्टूडेंट जो है सर्वे किया गया था इस बार। तो 15,000 स्टूडेंट जो है उसमें सम्मिलित हुआ, उसमें जो है सबसे कम 450 से संस्कृत वाला आया, संस्कृत का स्टूडेंट 450 या 15,000 में 450। अब समझ लीजिए इसका लगभग में जो 2,000 स्टूडेंट होगा, 2 से 3,000 होगा, वही होगा 2 से 3,000, 4,000, 3,000 से अधिक जो है स्टूडेंट नहीं होगा संस्कृत का। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि संस्कृत भाषा को नहीं समझ रहे हैं ना, यही है। तो यही है कि समझ के साथ पठन की योग्यता। जिसके पास जैसो
अगर भाषा की समझ है और वो जो भाषा को समझता है तो अगर पढ़ेगा तो समझेगा। अगर आप भाषा की समझ नहीं है, भाषा को आप नहीं समझते हैं, तो आप कितना भी पढ़िएगा तो आप नहीं समझ पाइएगा ना। इसीलिए आपके पठन की योग्यता, समझ के साथ पठन की योग्यता के लिए भाषा बहुत ही आवश्यक हो जाती है। सहज अभिव्यक्ति की क्षमता। सहज का मतलब है कि सहज रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता। अपनी भाषाओं में अपने बातों को रखिए, अपनी भाषाओं में अपने बातों को हम रखते हैं, वह हम सहज जैसे रूप से अभिव्यक्त करते हैं। यानी कोई भाषा अगर हम सीखे हैं तो किसी भी बातों को सहज रूप से सही रूप से हम जैसे रख सकते हैं ना, कहीं भी संकोच हमको बोलने में नहीं होगा। अगर भाषा नहीं सीखे हैं तो हमको अभिव्यक्त करने में क्या होती है, समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इसीलिए भाषा सीखते हैं क्योंकि हम कहीं भी अपने बातों को सही सहज रूप से, सरल रूप से, सहज का अर्थ सरल रूप से ना, सहज का अर्थ होता है सरल रूप से अपनी बातों को दूसरे के समक्ष रखने का हम प्रयास करते हैं और कहीं भी संकोच हमको नहीं होता है क्योंकि हम भाषा को तो सीखे हैं। किसी भी परिस्थिति में सहज रूप से हम बोल सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं भाषा के द्वारा। अगर भाषा सीखे हैं तो हम सुसंगत लेखन, भाषा से हम सुसंगत लेखन सही, अगर भाषा सही सीखी है तो सही ढंग से हम लिख सकते हैं। सुसंगत लेखन, लेखक एक यांत्रिक नहीं है, लेखक नहीं, लेखन एक यांत्रिक नहीं है। लेखन को बार बार नहीं दोहराते हैं, एक ही बार एक शब्द हम लिखते हैं, जहां पर प्रयोग होगा वहीं लिखते हैं, यांत्रिक नहीं। इनमें विभिन्न युक्तियां जुड़ी रहती है, विभिन्न टेक्निक जुड़ी रहती है, विभिन्न तकनीकी जुड़ी रहती है। तो तकनीकी क्या है, ग्रामर, विभिन्न ग्रामर, जैसे कहाँ पर वह लगेगा, कहाँ मतलब जैसे स्त्रीलिंग के लिए, पुल्लिंग के लिए ना प्रयोग करेगा, कर्ता, कर्म, क्रम, संप्रदान, आपादान, ये है, कहाँ धातु लगेगा, ये सारा कुछ जैसे युक्ति होता है, विधि होता है, कहाँ पर कौन सा टेंस है, ये सारे जैसे भाषा सीखने की एक जैसे क्या है, एक ही भाषा को हम यांत्रिक रूप से नहीं दोहराते रहते हैं। यानी जो आवश्यकता जहाँ पर जिस सेंटेंस की होती है उसमें हम बदलाव करते रहते हैं, एक ही चीज को नहीं दोहराते रहते हैं, उसमें बदलाव, तकनीकी में, युक्ति में बदलाव करते रहते हैं। जैसे देखते हैं पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द है, व्याकरण में आ जाता है, सारे संज्ञा, नाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, समास, संधि, ये सारा कुछ व्याकरण में है। और जहां पर हम भाषा लिखते हैं वहां पर प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। विराम चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं, कॉमा कहां पर लगेगा, भाषा को सुसंगत कर लिया जाता है। देखिए पर्यायवाची शब्द से व्याकरण से विराम चिन्ह के द्वारा भाषा को सुसंगित, मतलब सुसंगित का अर्थ होता है सजा लेते हैं ना, जोड़ना, सजा लेते हैं। हाँ, या कर्म में लगाते हैं, क्रम में लगाते हैं, क्रम में लगाते हैं या सजा देते हैं, उसे हम सुसंगत के नाम से जानते हैं। जहां पर जिस शब्द का प्रयोग पर्यायवाची का ना शब्द का, जहां पर व्याकरण का, विराम चिन्ह का जहां प्रयोग होगा, वह चीज को हम क्या करते हैं, लगा करके एक भाषा को सजाने का प्रयास करते हैं। अब देखिए क्या है, विभिन्न विषयों की भाषा के द्वारा समझने की योग्यता का विकास।
भाषा के द्वारा विभिन्न विषय को हम समझ सकते हैं। जब तक भाषा नहीं होगा किसी भी विषय को हम समझने में समर्थ नहीं होते हैं। विभिन्न विषयों के भाषा द्वारा समझने की योग्यता का विकास होता है, जैसे संगीत, खेलकूद, फिल्म, बागवानी के प्रयोग करने वाले भाषाओं को समझना। आप देखिए खेलकूद में कौन, संगीत में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? खेलकूद में भी भाषा का प्रयोग करते हैं, फिल्म में भी भाषा का प्रयोग होता है, साथ साथ बागवानी जो भी है दैनिक क्रियाकलाप में हम क्या करते हैं? भाषा का प्रयोग करते हैं। विभिन्न प्रकार की जो दिनचर्या होती है, क्रियाकलाप होती है, उसमें हम भाषाओं को प्रयोग करते हैं। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, भाषा का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन। भाषा की कक्षा में विभिन्न प्रकार की तकनीकी को अपनाना चाहिए, ये सही बात है। भाषा की कक्षा में बच्चे जैसे सीखे, जैसे सरल रूप से जिस प्रकार से सीखे, सिखाने का जो तकनीक है उस तकनीक को हमें अपनाना आवश्यक हो जाता है, ताकि बच्चे सरल से सरल रूप से सीखने का प्रयास करें। अगर तकनीकी को अगर हम नहीं अपनाते हैं तो बच्चे नहीं सीख पाते हैं, इसलिए तकनीकी को अपनाना आवश्यक हो जाती है। जिससे संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास हो। संज्ञानात्मक का अर्थ होता है क्या? ज्ञान बढ़े, क्या? ज्ञान बढ़े। हाँ, या जिससे संज्ञानात्मक, जब भाषा के द्वारा विभिन्न प्रकार की भाषाओं को जब हम सीखते हैं उससे संज्ञानात्मक योग्यताओं का विकास होता है। यह प्रक्रिया बहुभाषी कक्षाओं के लिए आवश्यक है। भारतीय कक्षा एक बहुभाषी कक्षा है, समावेशी कक्षा है। भारतीय कक्षा जो होता है ये समावेशी कक्षा है, बहुभाषी कक्षा है। विभिन्न भाषा के लोग आते हैं, यहाँ पर आते हैं तो कोई भोजपुरी भी बोलते हैं, कोई मैथिली भी बोलते हैं, कोई हिंदी भी बोलते हैं, कोई पंजाब से आया होगा बच्चा, सब देखते हैं बिजनेस पंजाबी सब जो कर रहे हैं उसके बच्चा पंजाबी भी बोलेंगे। तो ये हमारी जो भारतीय कक्षा है, भारतीय शिक्षा है, ये समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा है। ये बहुभाषी कक्षा, एक जब हम लोग विभिन्न प्रकार की भाषाओं के बच्चे को हम पढ़ाने थे एक ही कक्षा के अंदर रख करके पढ़ाते हैं। तो भारतीय जो कक्षा है वो बहुभाषी है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्र है, विभिन्न क्षेत्र के अलग अलग भाषा है, विभिन्न क्षेत्र का अलग अलग भाषा है। 1600 से अधिक भाषा है। बहुभाषी कक्षाओं के लिए वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना आवश्यक है भाषाओं का, ताकि बच्चे को विभिन्न स्तर से समझाया जा सके। आप देखिए सृजनात्मकता का विकास, सृजनात्मकता का विकास। भाषा कक्षा में बच्चों को कल्पना शक्ति की विकास के लिए स्वतंत्र रखना चाहिए, ताकि आत्मविश्वास विकसित हो सके। कक्षा के बीच लोकाचार आवश्यक है। लोकाचार का अर्थ होता है बात विचार संवाद। लोकाचार का क्या अर्थ होता है? संवाद, एक दूसरे से संवाद करते हैं, लोकाचार। अगर हम बात विचार नहीं करते हैं तो भाषा का संप्रेषण हमसे नहीं आ सकता है। इसलिए भाषा संप्रेषण के लिए, भाषा परिपक्वता के लिए लोकाचार आवश्यक है, एक दूसरे का संवाद आवश्यक है। जब तक संवाद नहीं होगा तब तक हम नहीं सीख सकते हैं। इसलिए संवाद आवश्यक होना चाहिए ताकि आत्मविश्वास बढ़े। संवाद होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास बढ़ते हैं, विकसित। कक्षा के बीच लोकाचार आवश्यक है, बात विचार। भाषा शिक्षण के सिद्धांत है, एक अनुबंधन के सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा शिक्षण के जो सिद्धांत है ये सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिद्धांत को हम पढ़ाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस सिद्धांत में पूछता है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ये पहला सिद्धांत है, आप लोग याद रखिएगा, अनुबंधन का सिद्धांत।
ये अनुबंधन का सिद्धांत है। मान लिया जाए कौआ को दिखाएंगे, कौआ क्या, बुआ को क्या दिखाओ, कौआ ना। ये है क्या, अब इसको हम अनुबंधन का सिद्धांत है। प्रथम बार जो बच्चे को क्या करते हैं, भाषा सिखाते हैं, तो खाली कहेंगे कौआ तो समझेगा नहीं, समझेगा। बउआ को क्या करते हैं कि कौआ जो है मान लिया जाए बउआ को क्या करते हैं, कौआ दिखाते हैं मान लिया जाए। तो इसको कौआ जो दिखाते हैं ना रे, तो हम तो उसको कहना ना पड़ता है, अरे बउआ जज क्या ये कौआ है, तब ना समझता है कि ये कौआ क्या है, काला है। खाली कौआ कहेंगे तो नहीं ना समझेगा। कौआ का जब जज अब बउआ सीख लिया कि कौआ काला होता है, तो पोलोथीन भी उड़ेगा तो कहेगा कौआ है, पोलोथीन उड़ेगा तो कहेगा कौआ है नहीं, क्योंकि वह काला है। उसको इसमें माइंड में सेट हो गया कि जो कुछ काला होता है, जो उड़ता है, उसे कौवे कहते हैं। या पक्षी केवल कौआ को देखता है, क्योंकि कौआ तो हमारे प्रदेश में मुक्त है, हमेशा उड़ते रहते हैं, उनके सामने आते रहते हैं। तो वो जो देखता है कोई भी पक्षी हो उड़ रहा है, तो वह उड़ने का ये अपने मस्तिष्क में ये संकेत को बैठा लिया है कि जो कुछ उड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, कौआ कहते हैं। तो बच्चा को एक बार हम क्या कहते हैं, कौआ सिखाने के लिए बउआ को ये मतलब दिखाना पड़ता है कौआ है ना। आ जाए तब ना सीखता है। कहते हैं कि अब कहते हैं कि दीदी है ना, कहते हैं दीदी है, बुआ को दिखाते हैं, कहते हैं दीदी है। फिर जो है सो अब कहते हैं ये मम्मी है। तो बच्चे परखते हैं कि मम्मी जो है वो साड़ी पहनती है ना, और दीदी जो है सो मतलब सूट पहनती है। तो उसके माइंड में बैठ जाता है। अब बउआ जो है क्या करता है, अब जो भी साड़ी पहनती है, जो भी महिलाएं, उनको मम्मी कहती है कि नहीं, चाहे दीदी ही क्यों नहीं है। अगर वो साड़ी पहने तो उसको एक ही चीज है दिमाग में कि साड़ी जो पहनती है उसको मम्मी कहते हैं, आज जो सूट पहनती है दीदी कहती है। ऐसा है ना। तो पहले जैसे यह चीज जो हम सिखाते हैं तो अनुबंध मतलब बांधते हैं। किसी वस्तु को का नाम सिखाने के लिए बच्चे को उस वस्तु से बांधते हैं, जोड़ते हैं। गिलास कहने से पहले गिलास को दिखाते हैं, बउआ ये गिलास है। आप पूछता है बउआ तो ये पापा क्या है, तो कहता है मोबाइल है। तो कहता है मोबाइल नहीं कहता है, ये कहता है मोबाइल है। तो वो बच्चा तब परख लेता है, या तब बांधते हैं। मोबाइल दिखा करके कहते हैं मोबाइल है। कुत्ता को दिखा करके बच्चे को कहते हैं ये कुत्ता है, ये कौवा है। आप पहले कहेंगे कुत्ता है तो समझ में नहीं करेगा, तो पहले हम दिखाते हैं कुत्ता है, कहते हैं बउआ ये चंदा मामा है, कहते हैं ना, वैसे चंदा मामा तो दिखाते हैं ना। तो यह चीज है कि भाषा जो हम सिखाते हैं, तो यहाँ पर देखिए बच्चे को कोई वस्तु दिखाते हुए उस वस्तु के नाम का प्रयोग करते हैं। बउआ को हम कौआ के तरफ जो है इशारा कर रहे हैं, कहते हैं ये है कौआ, तब समझता है बच्चा कि ये काला क्या है, कौआ होता है। इसे साचज के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। साचज का होता है जोड़कर, साचज का होता है जोड़कर, जोड़कर वस्तुओं को जोड़ करके हम क्या करते हैं, दिखाते हैं। इसे हम अनुबंधन के सिद्धांत, अनुबंधन के सिद्धांत या साहचर्य के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ये तो समझ गए।
अब है देखिए अनुकरण के सिद्धांत। क्या है ये? अनुकरण के सिद्धांत। ये क्या है? के सिद्धांत? चैपनीज, शार्ली, कार्टी तथा वैलेंटाइन। चैपनीज, शार्ली, कार्टी तथा वैलेंटाइन ने अनुकरण पर अधिक बल दिया है। उसने कहा बच्चे सीखते हैं अनुकरण के माध्यम से। बच्चे कैसे सीखते हैं? अनुकरण के माध्यम से। किसने कहा था? चैपनीज, शार्ली, कार्टी, वैलेंटाइन ने कहा था कि बच्चे जो सीखते हैं अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। उनके अनुसार बच्चे अपने परिवार और समाज में रहकर अनुकरण के माध्यम से भाषा सीखते हैं। जब तक बच्चा अनुकरण नहीं करेगा तब तक भाषा को नहीं सीख सकता है। अनुकरण के माध्यम से ही बच्चे भाषा को सीखते हैं। हमेशा बच्चे कुछ न कुछ अनुकरण करते रहते हैं। अनुकरण के माध्यम से ही भाषा को सीखते हैं। तो किसने कहा था? चैपनीज, शार्ली, कार्टी तथा वैलेंटाइन ने अनुकरण का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? अनुकरण का सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया था? चैपनीज, शार्ली, कार्टी तथा वैलेंटाइन ने। उसने कहा कि बच्चे जो सीखते हैं भाषा को वो अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। अब आज तीसरा देखिए क्या है। तीसरा है अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। बच्चे जब तक किसी भाषा को सीखने में रुचि नहीं लेगा तब तक वह नहीं सीख सकता है। जब मैट्रिक में आती है, मैट्रिक से जब इंटर में आती है शहर में पढ़ने के लिए, तो क्या आप लोग जज करते हैं कि जाते हैं तो पहले स्पोकन पकड़ लेंगे। ऐसा होता है। अंग्रेजी थोड़ा कमजोर है, इसलिए जज क्या है कि अंग्रेजी है ना, स्पोकन पकड़ना है, थोड़ा बोलना है। लेकिन यहाँ की भाषा क्या है? हिंदी है। हिंदी है, बंगाली है, उसी में उलझे रहते हैं। यहाँ पर जाते हैं इंस्टीट्यूट में तो कहा जाता है 30 घंटों में, 3 महीनों में, 90 घंटों में, ऐसा कहता है ना। कहता है कि आप इतने दिनों में, 3 महीनों में, 3 महीना से अधिक नहीं समय लेता है। कहेगा 3 महीनों में, कोई कहता है कि 90 दिनों में, कोई कहता है 30 दिनों में न सिखा देंगे। हम लोग जाते हैं सीखने के लिए, लेकिन कुछ दिन तक रहते हैं, लेकिन उतना रुचि हमें नहीं लगता है, जिसके कारण रुचि नहीं होने के कारण फिर छोड़ देते हैं, जस का तस रह जाता है। ये काम करते हैं 12वीं से लेकर के जब तक जीवन है तब तक जो है ये थोड़ा दिन के लिए जाता है, फिर छोड़ देते हैं, लेकिन कभी भी नहीं सही ढंग से सीख पाते हैं। जिसके कारण क्या है, क्या दिक्कत है? रुचि की अभाव है। रुचि नहीं है, किसी चीज को सीखने में रुचि नहीं है, इसीलिए ना वह रुचि के अभाव में कुछ नहीं सीख सकता है। किसी के सीखने के लिए, किसी चीजों को सीखने के लिए, भाषाओं को सीखने के लिए, किसी भाषाओं को सीखने के लिए रुचि आवश्यक हो जाता है। जब तक आप रुचि नहीं लेंगे तब तक नहीं सीख सकते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत। एक होता है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होता है बाह्य अभिप्रेरणा। एक है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक है बाह्य प्रेरणा। आंतरिक रूप से आपका है कि नहीं, हम 11वीं में आए हैं, आज से अभी से जो है हम क्या है अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे। हमको जाना है टीचिंग लाइन में, अभी 12वीं में है, टीचिंग लाइन में जाना है, तो इसके बाद तो फॉर्म फिलअप करेंगे। आप शुरू से अगर हमारा स्ट्रॉन्ग मजबूत रहेगा बेस, तो एक ही बार में हम सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे और भी आगे की जाए हम तैयारी करेंगे ना। बहुत सारे हैं, KVS है, नवोदय विद्यालय बहुत सारे हैं, उसमें अगर टैलेंट शुरू से ही रहेंगे तो अच्छा जाने में आसानी होगा। यह एक प्रकार की अभिप्रेरणा आपके अंदर है कि हमें अभिप्रेरणा है कि इसमें जाना है, शुरू से ही पकड़ना। लोग जो है ट्रेनिंग में एडमिशन ले लेते हैं और ले करके जो है मतलब जो है इसके बाद भी जो है जब तक उसका फाइनल नहीं होता है तब तक ये तैयारी के लिए नहीं आते हैं। यह है रुचि का अभाव है, प्रेरणा का अभाव है। लेकिन कोई व्यक्ति अभिप्रेत है कि शुरू से ही हम
क्या पकड़ लेते हैं क्लास, ताकि हमको आगे परेशानी नहीं हो। वे क्या है, आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। आंतरिक अभिप्रेरणा बहुत ही प्रबल होती है, मजबूत होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा मजबूत होती है, और अगर आपको आंतरिक अभिप्रेरणा है तो निगेटिव बात नहीं कोई कहता है तो नहीं, अपनी दिशा में हम चलते हैं। हमको ये करना है ना, तो करना ही है ना। ये होता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा होते हैं। इसके बाद है बाह्य अभिप्रेरणा। अब क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। किसी को, सामने वाले को देखते हैं, अपने पड़ोसी को देखते हैं, साथी को देखते हैं कि ये इतना परिश्रम किया है, कमजोर ही था, लेकिन परिश्रम के बल पर जैसे नए स्थान प्राप्त कर, अच्छे स्थान प्राप्त कर लिए हैं। तो यह एक प्रकार की क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा है, बाहरी अभिप्रेरणा है। और बाहरी अभिप्रेरणा के द्वारा भी हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा जो है, आपके अंदर जो रुचि है वह चीज को जांच, आंतरिक अभिप्रेरणा को कोई जांच मतलब इधर उधर नहीं कर सकता है। और लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी आगे सामने वाले कुछ अच्छा कर रहा है, उनको देख करके भी जांच प्रोत्साहित हम होते हैं। तो यहाँ अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत, जब तक भाषा सीखने की सामग्री का प्रयोग बच्चे के रुचि के अनुसार किया जाना चाहिए ना। यहाँ पर क्या है, जब तक आपको रुचि नहीं है तब तक नहीं सीख सकते हैं। लेकिन कह रहा है कि सामग्री का प्रयोग बच्चे के रुचि के अनुसार, अगर बच्चे सीखना चाहता है, कैसे सीखना चाहता है, इस चीज को जानना एक शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है। जैसे बच्चे जानेंगे, जानने का प्रयास करेंगे, उसी प्रकार से वह बच्चा जो सीखेगा। और उसी प्रकार से एक शिक्षक को उस सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अगर रुचि नहीं लेता है, बच्चे उत्साहित नहीं है सीखने के लिए, तो उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए अब है आगे है क्रियाशीलता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बालक के सीखने के क्रम में रुचि एवं उत्साह को बनाए रखती है। यह सिद्धांत बालक के सीखने के क्रम में रुचि एवं उत्साह को बनाए रखती है। क्रियाशीलता के लिए छात्रों से प्रश्न पूछना, जैसे पूछताछ अगर हम करते हैं तो बच्चे रुचि लेते हैं, क्रियाशील रहते हैं। जब पूछताछ नहीं करते हैं तो बच्चे रुचि नहीं लेते हैं। इधर देखो ना, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, कुछ कुछ पूछते रहते हैं प्रश्न, तो उसे रुचि लेता है। और जिसको हो जाता है उस प्रश्न का उत्तर, वह जो है उत्सुक हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आत्मविश्वास हो जाता है। इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत है, हमेशा व्यक्ति को, विद्यार्थी को क्रियाशील रहना चाहिए, प्रश्न पूछताछ करना चाहिए। स्कूल के साहित्य कार्यक्रम में भागीदारी, कविता कहानी का होता है ना, कोई कविता करते हैं, कहानी करते हैं, डांस करते हैं, नृत्य करते हैं। इस कार्यक्रम में जब बच्चे भाग लेते हैं ना, बहुत ही उत्साहित होते हैं, उत्सुक होते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आत्मविश्वास होती है, और अनेक प्रकार के क्रियाकलाप को वह सीखते हैं। पाठों का अभ्यास करना, जो आप सीखे हुए हैं उन चीज को बार बार जो है अभ्यास करने का प्रयास करते हैं, ताकि हम भूल ना जाए। अभ्यास करने से क्या, कॉन्फिडेंस बढ़ती है, जल्दी भूल नहीं पाते हैं। इसीलिए प्रत्येक मानव को, प्रत्येक बच्चे को अभ्यास करना आवश्यक जरूरी है, और यही क्रियाशीलता का सिद्धांत है। मौखिक और लिखित कार्य करना, मौखिक रूप से पूछताछ करते हैं, संवाद करते हैं। मौखिक आता है बोलना, मौखिक रूप से आप पूछेंगे और जो आप लोग जानते हैं उस चीज का आप जवाब देते हैं। मौखिक और लिखित कार्य करना, अब ये कार्य करना, ये क्रियाशीलता का सिद्धांत कहलाता है। क्रियाशीलता का सिद्धांत कहता है, यानी रुचि एवं उत्साह को बनाने के लिए, क्रियाशीलता के लिए छात्रों को प्रश्न पूछना, छात्र से हमेशा प्रश्न पूछते हैं। स्कूल में कार्यक्रम में भागीदारी, पाठों का अभ्यास करना, और मौखिक और लिखित कार्य। कभी मौखिक रूप से पूछते हैं तो कभी लिखित रूप से हम बच्चे को पूछने का प्रयास करते हैं, ताकि जैसे जल्दी भूल ना सके, फीडबैक हमें प्राप्त हो सके। अब पांचवा है अभ्यास का सिद्धांत। पांचवा है अभ्यास का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ने दिया था ये अभ्यास के सिद्धांत।
थॉर्नडाइक के अनुसार भाषा एक कौशल है। भाषा एक कौशल है। भाषा एक कला है, कौशल है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे। थॉर्नडाइक ने कहा था कि भाषा जो आप सीखते हैं उस भाषा को अभ्यास करना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। जब तक हम अभ्यास नहीं करेंगे तब तक जो हम भाषा को सही ढंग से नहीं सीख सकेंगे। अभ्यास करना, अभ्यास करने से याद रहती है, जल्दी भूलते नहीं है, इसलिए अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास करता है। अभ्यास का सिद्धांत आप बता दिए हैं। भाषा एक कला है, कौशल है। हमेशा क्या करते हैं, इसको अभ्यास करने का प्रयास करते हैं। अभ्यास के द्वारा बच्चे विभिन्न भाषाओं को सीखने का प्रयास करते हैं। अभ्यास से क्या कॉन्फिडेंस बढ़ती है, बच्चे जल्दी भूलते नहीं हैं। ये थॉर्नडाइक ने दिया था, एक अभ्यास का सिद्धांत दिए थे। दूसरा दिया था तत्परता का सिद्धांत दिए थे। तत्परता का सिद्धांत, जब तक बच्चे तत्पर नहीं रहते हैं तब तक नहीं सीखते हैं। किसी चीज को, भाषा को सीखने के लिए तत्पर रहना बहुत ही जरूरी है। अभ्यास तो जरूरी है, साथ साथ तत्परता भी क्या है, जरूरी है। हमेशा जैसे इसने कहा था थॉर्नडाइक ने, तत्परता जरूरी है। हमेशा तत्परता होना चाहिए, सीखने के प्रति रुचि होना चाहिए, तत्पर होना चाहिए। जितना तत्पर रहेगा उतना बच्चे अधिक से अधिक सीख पाएंगे। आज का क्लास यहीं पर एंड हो रहा है। धन्यवाद।